नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पब्लिकेशन द्वारा एक शानदार बेहतरीन श्रृंखला आपके लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी बिंदुओं के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाएंगे। क्या है इसमें खास? खास ये है कि एमपी में होने वाले सभी सरकारी एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उसका एक अंदाजा पता चल जाएगा, एक अनुभव मिल जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, उसमें आने वाले क्वेश्चन का स्वरूप अलग होता है। तो अलग अलग एग्जाम के अलग अलग आए हुए क्वेश्चन जब आप देखोगे तो हर डायमेंशन को आप कवर कर लोगे, हर टॉपिक के हर डायमेंशन को आप कवर कर लोगे, किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा और क्या है खास है इसमें? और ये है खास कि हम ऑब्जेक्टिव जब आपके सामने शेयर करेंगे तो उससे संबंधित डिस्कशन भी करेंगे, व्याख्या भी आपको बताएंगे, ताकि अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे के जो बिंदु हो सकते हैं वो भी आप जान जाएं, और ऑब्जेक्टिव के जरिए पूरा एक टॉपिक आपका तैयार हो जाए। और उस सब में योगदान रहने वाला है पब्लिकेशन की इस पुस्तक में दी गई नीचे व्याख्या का। व्याख्या का महत्व है दोस्तों। व्याख्या हर किताब में आपको मिलेगी, पर इस किताब की व्याख्या क्यों खास है? क्योंकि इसमें अनर्गल अनावश्यक ग्रंथावली वाली भाषा में बातें नहीं की गई हैं। कई बार व्याख्या के नाम पर इतनी थ्योरी लपेटी जाती है कि बच्चा सोचता है इससे अच्छा मैं थ्योरी ही पढ़ लूं ना। यहां पर व्याख्या खास दी हुई है, जरूरी बिंदुओं को समाहित करके दी हुई है, ताकि ऑब्जेक्टिव पढ़ो, व्याख्या सटीक शब्दों में पढ़ो, संबंधित प्रश्नों को कवर करो और आगे बढ़ो। कट टू द पॉइंट बातें की गई हैं, अनावश्यक बातों से आपको बचाया गया है, नंबर ऑफ वैरायटी कवर की गई है। ये सब होगा आज के इस प्रयास में, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं एमपी की प्रमुख मृदा। तो मृदा से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब हम देखेंगे आज के इस सेशन में। तो मध्य प्रदेश की मृदा और उसका वितरण, यह है आज का चैप्टर। शुरुआत करेंगे साथियों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको और स्पष्ट चीज नजर आएंगी। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है पहला प्रश्न? मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो साथियों आंसर है 5। मतलब मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर क्या केवल आंकड़ा देख के आगे बढ़ जाए? नहीं, यह भी तो देखना पड़ेगा कि उन 5 प्रकार में कौन कौन सी मिट्टी है। तो साथियों, काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और मिश्रित मृदा, ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। काली, लाल पीली, जलोढ़, कछारी और मिश्रित, सब पे बात करेंगे। हर मिट्टी के बारे में कुछ ना कुछ तथ्य आपको मिलेगा और तथ्य के साथ डिस्कशन भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिले। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है, या किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? साथियों, पहला चूना, दूसरा लोहा, तीसरा कार्बन या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काली मिट्टी के काले रंग का कारण होता है लोहा। जी हां, थ्योरी पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका, कि काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। लोहे की अधिकता के कारण इसमें चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फॉस्फेट व नाइट्रोजन, मतलब देखिए चूना, मैग्नीशियम और कार्बोनेट अधिक मात्रा में और फॉस्फेट व नाइट्रोजन न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, प्रश्न बन रहे हैं। और देखिए मिट्टी गिनी चुनी 5 है। यदि आप थोड़ा बहुत ये भी देख लोगे कि किस तत्व की उपस्थिति किस लेवल की है, तो आपके लिए आसान होगा संभावित प्रश्नों को अटेंड करना। तो काली मिट्टी का काला रंग लोहे के कारण। नंबर सेकंड, कौन कौन से तत्व इसमें अधिक मात्रा में है? चूना, मैग्नीशियम और कार्बोनेट अधिक मात्रा में है, और फॉस्फेट और नाइट्रोजन न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में। दोस्तों, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, अंदर का पढ़ लो। अब आप बोलोगे कि भैया सर्वाधिक पाई जा रही, तो कितने क्षेत्र पे पाई जा रही? मध्य प्रदेश के 47% एरिया पर काली मृदा विद्यमान है। 47% एरिया कवर कर रही है काली मिट्टी मध्य प्रदेश का। प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मृदा का नाम बताइए। काली मिट्टी लगा देना। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का प्रतिशत बताइए। 47% लगा देना। और सुनना चाहते हैं तो और सुनिए। काली मिट्टी की भी प्रकार है, काली मिट्टी की भी वैरायटी है। टोटल 3 वैरायटी है काली मिट्टी की। एक साधारण काली, एक छिछली काली और एक गहरी काली।
प्लीज नोट डाउन कीजिए अतिरिक्त तथ्य। साथियों 47% तो मिट्टी है, पर इस 47% काली मिट्टी में जैसा मैंने कहा 3 प्रकारों में या 3 कैटेगरी में हमने मिट्टी को बांटा हुआ है। 37% होती है साधारण मिट्टी, 37% साधारण मिट्टी, 6.9% होती है छिछली मृदा, छिछली काली मिट्टी, और उसके बाद गहरी काली मिट्टी होती है लगभग 3.5% या 3% के आसपास, ये गहरी मिट्टी होती है। अच्छा कहां कहां पाई जाती है? तो भैया ये जो साधारण वाली मिट्टी है ना, साधारण वाली मिट्टी, ये मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो छिछली वाली मिट्टी है ना, जो 6.9% है, ये सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो गहरी मृदा है 3.5% गहरी काली मृदा, ये दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी लिख लो आप। और एक और चीज समझ लीजिए, ये जो काली मिट्टी है इसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, मतलब वाटर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी हाईएस्ट होती है। और जब ये सूखती है तो सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है साथियों। और एक प्रश्न और यदि आए कि कौन सी मिट्टी है जिसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी लगा देना। क्यों? क्योंकि पानी को उसने ऑलरेडी सोख के रखा है, उसके अंदर नमी ऑलरेडी है, आर्द्रता ऑलरेडी है उसके अंदर। ठीक, तो इतने सारे तथ्य मैंने बताए, आशा करता हूं कि आपको उपयोगी लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण, फास्फोरस की अधिकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों 3 का आंसर है ए, फेरिक ऑक्साइड। लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। और सुनिए, देखिए व्याख्या देखिए, मैंने क्या बोला, बुकलेट की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग आयरन के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मतलब लोहे को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दे रहे हैं, मतलब फेरिक ऑक्साइड जब हो जा रहा है, तो उसके कारण जो है पीला रंग है। और लाल रंग किसके कारण है? लोहे के कारण है, आयरन के कारण है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर जो व्याख्या में बातें हो रही हैं उससे आपको प्रश्न बनते दिखेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक, पूरा एक टॉपिक कवर होना चाहिए। जैसे काली मिट्टी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो काली मिट्टी से संबंधित जितना हो सकता था मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया। और भी सुन लीजिए, भाई काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है ना। उसके बाद इसमें दरारें पड़ जाती है, मैं बता ही चुका हूं आपको। तो और भी याद आती जाएंगी बातें, और क्वेश्चन देके कुछ बातें निकलेंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो काली मिट्टी से संबंधित हम जो भी बताएं वो वही लिख लेना है आपको। पूरा टॉपिक कवर हो गया यार डिस्कशन के माध्यम। देखिए डिस्कशन के माध्यम से जब चीजें कवर होती हैं तो वो चीजें ज्यादा सार्थक होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में होती है, क्योंकि वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव श्रृंखला का ये फायदा होता है। ऑब्जेक्टिव में चीजें डिस्कस की जा रही होती है। अब मैं खड़ा हूं और मैं खड़े होकर एक दो मिनट हर क्वेश्चन पे बोल रहा हूं और आप निरंतर सुन रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस है, आपका पूरा अटेंशन है, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको मैं बोल रहा हूं अतिरिक्त बातें लिख लीजिए। यदि आपने खुद ने लिखी है किसी चीज को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते उसको, क्योंकि आपने खुद लिखा है उसको। ठीक, प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लो भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या बोला? एक की व्याख्या आगे प्रश्न बनती दिखेगी। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो आंसर है काली मिट्टी। और अभी बताया कितने परसेंट क्षेत्र पर? 47% क्षेत्र पर है। और कितनी वैरायटी है इसकी? 3 वैरायटी है, साधारण, छिछली और गहरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की काली मिट्टी, देखो थ्योरी देख लेते हैं, हो सकता है अब थ्योरी या व्याख्या में और भी कुछ पता चल जाए। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में, फॉस्फेट, नाइट्रोजन न्यूनतम मात्रा में होता है, ये भी हमने वहां भी देखा था। और क्या अतिरिक्त है यहाँ? काली मृदा जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। लो भैया, एक और फैक्ट मिल गया, क्षारीय प्रकृति की। 7.5 से 8.5 पीएच मान इसका होता है। अब प्लीज समझ लो एक और बात, मैंने क्या बोला? डिस्कशन का लेवल बिल्कुल आगे बढ़ता जाएगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिपेंड ऑन व्याख्या। अब हमने क्या बोला कि जो काली मिट्टी है उसका नेचर, उसका स्वरूप है क्षारीय। क्षारीय और उसका पीएच मान हमने आपको बताया 7.5 से 8.5 के बीच में। अब ये क्षारीय का क्या मतलब है? तो दोस्तों पीएच मान
पीएच मान जो है वो ये दर्शाता है कि कोई भी चीज नेचर में अम्लीय है, एसिडिक है या बेसिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है, ये हमें बताता है। यदि किसी भी तत्व का पीएच मान 7 से कम है, कितना, इधर 7 रख देते हैं, यदि 7 से कम है इधर है, तो वो अम्लीय है, नेचर में क्या है, अम्लीय। और यदि किसी चीज का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षारीय है। और यदि किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, न्यूट्रल। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका पीएच मान कितना है, 7.5, ये भी पता होना चाहिए। यदि 7 से कम होता तो हम उसे अम्लीय कह देते। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, कौन सा प्राकृतिक ऐसा घटनाक्रम है जो तय करता है मिट्टी का नेचर क्या होगा। पहला है नदी, दूसरा है चट्टान, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जल। तो दोस्तों, काली मिट्टी बनने में चट्टानों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये चट्टानों में निरंतर टूट फूट के कारण बनती है। ऑब्वियसली मिट्टी किस तरह की होगी इसका सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा निर्धारण करती है उसकी चट्टानें जिससे वो मिलके बनी है। जैसे काली मिट्टी की बात की गई है व्याख्या में। भाई देखिए, होता क्या है कि ज्वालामुखी फूटा अंदर से, ठीक, वॉल्केनो आया, तो ज्वालामुखी जब फूटा, तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो अंदर से लावा, मेग्मा ये सब निकलता है। जब वो लावा और मेग्मा जमा हो जाता है तो चट्टान बन जाता है। अब चट्टान जब झड़ती है तो उसी से तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी जो बनी वो डिपेंड करेगा कि चट्टान कैसी थी। तो मिट्टी का होना काय पे निर्भर करेगा, चट्टानों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चट्टानों का नेचर क्या था, क्योंकि चट्टान का ही तो रूप है मिट्टी, और क्या है। अच्छा, प्रदेश की काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है। लो भैया, मैंने क्या बोला, उधर हमने जो व्याख्या देखी है थोड़ी देर पहले, वो व्याख्या ही यहां का प्रश्न बनेगी। अब चूंकि ये प्रश्न पूरा नहीं है क्योंकि ये अगली स्लाइड में अगला पेज आ गया है, मतलब दूसरा पेज हमने डाल लिया था। तो आपने अभी देखा कि काली मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है, तो आपने यहां देखा था। देखिए, काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, कार्बोनेट ये सब बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा फास्फेट, नाइट्रोजन ये सब क्या है, कम है। तो उसी से संबंधित देखो ये प्रश्न बना है कि काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है। ठीक, तो चूना इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन दिख नहीं रहे अपन को क्योंकि वो पेज जो है लिया नहीं है हमने, पर चूना इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर अभी हमने देखा। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, आपको पता चलते रहेगा कि हमें किन किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो जनरली हम इसके अंदर के तत्वों को इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये थोड़ी बनेगा प्रश्न, पर बन जाता है प्रश्न, क्योंकि काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। देखिए, अब पीएच मान के माध्यम से मैंने आपको अभी समझाया साथियों कि उदासीन प्रकृति की मिट्टी उसे कहेंगे जिसका पीएच मान 7 होगा। 7 से कम वाली को अम्लीय कहते हैं, 7 से ज्यादा वाली को क्षारीय कहते हैं। तो एक बात तो आपके दिमाग में यहां रेखांकित होनी चाहिए कि यदि उदासीन की बात कर रहे हैं मतलब पीएच मान 7 है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि किस मिट्टी का जो नेचर है वो उदासीन है या न्यूट्रल है। तो जलोढ़, मिश्रित, काली और कछारी, तो आंसर है जलोढ़। देखिए डिस्क्रिप्शन, जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, इस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन है। ठीक, और अभी काली मिट्टी देखिए हमने, क्या नेचर है, क्षारीय, क्योंकि पीएच मान क्या है 7.5 से 8.5 के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा, सारे पीएच मान लिख लेने, कम से कम ये दो मिट्टी के तो लिख ही लो भैया, है ना। जलोढ़ भी इंपॉर्टेंट है, काली भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जलोढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। काली तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काली जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जा रही है, 47% एरिया कवर कर रही है। पर जलोढ़ मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया की सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी मानी जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, उर्वरता से परिपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। हाईएस्ट फर्टिलिटी किस मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है, और क्यों होती है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जलोढ़ मिट्टी की क्यों होती है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊता या उर्वरता। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है। जब नदियां बहती हैं तो वो अपने बहाव के दौरान खूब सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टियां ये सब बहा के लाती है।
तो वो जो मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। अब आप मुझे बताइए कि नदी जो है वो 10 जगह से होती हुई आ रही है और 10 जगह के तत्व उसमें शामिल हैं, तो हर तरह का तत्व चूंकि उसके बहाव में शामिल है तो हर प्रकार का न्यूट्रिएंट, हर प्रकार का खनिज उस कंटेंट में मिला हुआ है। तो जो मिट्टी होगी वो उर्वर होगी क्योंकि हर तरह का तत्व उसमें मिला हुआ है। एक बात तो ये ठीक। मध्य प्रदेश में ये वाली जो मिट्टी है ये कितने प्रतिशत है? तो ये 3% पाई जाती है। काली वाली हमने देखी थी 47%, ये वाली मध्य प्रदेश में कितने परसेंट है? 3%, ओनली 3%। इसकी डेफिनेशन क्या है? नदी द्वारा बहाकर लाई गई एल्यूवियल सॉइल। और तीसरा पॉइंट क्या देखा? सर्वाधिक उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि नदी अपने बहाव के दौरान बहुत सारे मिनरल और बहुत सारे तत्व लाती है। ठीक। और सुन लीजिए, अब ये जो जलोढ़ मृदा है जो 3% है, जो सर्वाधिक उपजाऊ है और जो उदासीन प्रकृति की है, मतलब 4 बिंदु देख लिए। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? और इसके बारे में यह जान सकते हैं कि ये 3 प्रकार की होती है, बांगर, खादर और भावर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मेरे पास जगह थोड़ी कम रहती है यहां पर और राइटिंग भी मेरी कोई खास अच्छी नहीं है, आपको समझ में नहीं आती होगी मुझे पता, तो इसलिए आप लिख लेंगे सुनते हुए तो वो ज्यादा रहेगा और आप अटेंटिव भी रहेंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे। मैंने क्या बोला? बांगर, खादर और भाबर, ये 3 प्रकार होते हैं इसके। एक एक की बात करेंगे। पहले बात करेंगे भाबर की। भाबर जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? दोस्तों, जब नदी पर्वत से निकल रही है, ठीक, तो ये पर्वत है और पर्वत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये पर्वत है, पर्वत का जहां ढलान खत्म हुआ है जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं पदीय क्षेत्र। पदीय मतलब पैर, पर्वतों की तली। तो अब जब नदी निकली ये पर्वत से और यहां गई तो उसका जो पदीय क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ, यहां पे जो मिट्टी इकट्ठी करेगी नदी, क्योंकि बहा के ला रही है, तो इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत से उतर रही है तो बहुत सारी चीज झड़के आ रही हैं उसके साथ, तो कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें होती। तो ये जो कंकड़ीले पथरीले तत्व मौजूद होते हैं जिस मिट्टी में, उसे कहते हैं भावर। भावर वाली जलोढ़। अच्छा, जलोढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नदी द्वारा बहाकर लाई गई, पर कंकड़ पत्थर ज्यादा है। और कहां पाई जा रही है? पर्वतों की पदस्थली पे, तली पे, इसे कहते हैं भावर। और आप खुद बताइए कि कंकड़ पत्थर चूंकि ज्यादा है तो क्या वो बहुत ज्यादा उर्वरक वाली होगी, उपजाऊ होगी? नो, जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है पर भावर वाली कम होती है क्योंकि कंकड़ पत्थर है। कहां पाई जा रही है? पर्वतों के पदीय क्षेत्र में। ओके, अच्छा है। दूसरा मैंने बताया बांगर और फिर तीसरा बताया खादर। ये क्या है? देखो भैया, बाढ़ का पानी आया, नदी, फ्लड आया, बाढ़ आई। अब एक है बहुत ऊंचाई वाला स्थान, ये ले लेते हैं, और एक है नीचाई वाला स्थान, ये ले लेते हैं। अब नदी आई, बाढ़ आई किसी भी क्षेत्र में, तो जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी नीचाई वाले स्थान पे तो इजीली पहुंच जाएगा ना, हर बार पहुंच जाएगा, चाहे बाढ़ का पानी कम हो चाहे बाढ़ का पानी ज्यादा हो। ऊंचाई कम है तो यहां वो हर साल पहुंच जाएगा, पर ऊंचाई वाले स्थान पे बाढ़ का पानी केवल तब पहुंचेगा जब बाढ़ बहुत ज्यादा आएगी, मतलब 5-6 साल में एक बार, है ना। तो अब एक ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक नीचाई वाला क्षेत्र है। नीचाई वाले क्षेत्र में बाढ़ का पानी, नदी का पानी हर बार पहुंच जा रहा है, तो नदी आई, यहां पहुंच गई, तो यहां की जो पुरानी मिट्टी थी उसको उसने रिन्यू कर दिया। रिन्यू मतलब पुरानी वाली हट गई और नई वाली आ गई नदी के साथ। फिर अगले साल बाढ़ आई, चाहे कम आई चाहे ज्यादा आई, निचले वाले स्थान पे तो पहुंच ही जाएगी। फिर उसने उस मिट्टी को रिन्यू कर दिया, चेंज कर दिया, नई वाली मिट्टी ला दी। तो यहां की मिट्टी रिन्यू होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि बाढ़ का पानी, नदी का पानी हर वर्ष पहुंच रहा है वहां पर, क्योंकि ऊंचाई कम है। इसे कहते हैं खादर। कौन सी वाली जलोढ़? खादर, जो हर साल रिन्यू हो रही है, जो हर साल नवीन हो रही है, नवीनीकृत, जो रिचार्ज हो रही है हर वर्ष। और एक ये है भाई साहब ऊंचाई पर, क्या यहां हर साल पहुंच रहा है बाढ़ का पानी? नो, 3-4-5 साल में एक बार। तो यहां जो मिट्टी है वो पड़ी रहेगी, फिर 5-1 साल बाद बाढ़ आएगी, फिर वो मिट्टी को चेंज करेगी, फिर चले जाएगी, फिर 5-1 साल पड़ी हुई। तो इसे कहते हैं पुरानी जलोढ़। क्यों पड़ी हुई है ना? पुरानी, रिचार्ज नहीं हो रही, रिन्यू नहीं हो रही, पुरानी जलोढ़। अब आप खुद मुझे बताइए कि ये जो नई वाली जलोढ़ है और ये जो पुरानी वाली जलोढ़ है, इन दोनों में से ज्यादा फर्टाइल कौन सी होगी? ऑब्वियसली नई वाली जलोढ़, क्योंकि ये हर साल रिन्यू हो रही है।
हर साल इसमें नए नए मिनरल ऐड हो रहे हैं, रिचार्ज हो रही है ना। तो इसको कहते हैं खादर, मतलब नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर जो ज्यादा उपजाऊ होती है, और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर जो कम उपजाऊ होती है। तो अब देखिए आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा, जलोढ़ मिट्टी मतलब नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश में 3% है, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसकी प्रकृति उदासीन होती है, जो कि 3 प्रकार की होती है, भाबर, खादर, बांगर। भाबर मतलब हिमालय या पर्वतीय क्षेत्रों की पदस्थली पर जो है, जिसमें कंकड़ पत्थर हैं, अतः उपजाऊ थोड़ी कम है वो। बांगर मतलब जो ऊंचाई पर है, नदी का पानी हर वर्ष नहीं पहुंच पा रहा है, जो पुरानी हो जा रही है, मतलब जो थोड़ी कम उपजाऊ है। और खादर मतलब जो कम ऊंचाई पर है, नदी का पानी हर वर्ष पहुंच रहा है, हर वर्ष रिन्यू हो रही है, मतलब सर्वाधिक उपजाऊ है। तो सर्वाधिक उपजाऊ हो गई खादर, उसके बाद है बांगर, और सबसे कम उपजाऊ है भावर, क्योंकि कंकड़ पत्थर। ठीक, ये आपको इसे बिठा लेना दिमाग में। और ये सब था जलोढ़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मिश्रित मिट्टी मतलब हर तरह की मिट्टी पाई जा रही भैया, लाल, पीली, काली सब है उसमें मिश्रित मिट्टी। तो पहला है मध्य भारत का क्षेत्र, दूसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, तीसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र, और चौथा है बघेलखंड क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मिश्रित मिट्टी पाई जा रही है? तो दोस्तों, मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार पर पाई जाती है। तो आंसर होगा इसका सी। तो एक बात तो हो गई कि भैया कहां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में पाई जाती है। चलो भैया ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आप इतनी देर से क्या देख रहे हैं, व्याख्या का ही रोल है, व्याख्या का ही महत्व। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार पे पाई जाती है, जो कि लाल प्लस पीली प्लस काली मिट्टियों के मिश्रण से बनी होती है। लाल, पीली और काली 3 के मिश्रण से बनी है मिश्रित मिट्टी। जलोढ़ वगैरह नहीं होती इसमें, दिमाग में रखना। मिश्रित मतलब क्या? लाल, पीली और काली। यह मिट्टी टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, सीधी आदि क्षेत्र में पाई जाती है। वही टीकमगढ़, छतरपुर और बुंदेलखंड वाला पट्टा वहां पाई जाती, और थोड़ी सी सतना सीधी क्षेत्र में भी है। थोड़ा सा इधर चले आइए आप, ठीक, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी तरफ चले आइए, वहां भी थोड़ा सा है, पर मुख्य रूप से बुंदेलखंड। ठीक, तो 2 बातें आपको पता चली, पहला बुंदेलखंड क्षेत्र में है, दूसरा कौन कौन सी मिट्टी इसके अंतर्गत है? लाल, पीली और काली। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। निम्न में से कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ओके, कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? अब कछारी मिट्टी क्या होती है? देखो वो जो जलोढ़ पड़ा था ना हमने कि नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वो जलोढ़ है। पर जब बाढ़ के दौरान ये सब आता है, तो उसी के उस रूप को कछारी कह दिया जाता है। कछारी मतलब बाढ़ के दौरान। ठीक, नदी जब नॉर्मली ला रही है तो वो जलोढ़, और बाढ़ के माध्यम से जो बन रही है तो वो कछारी। जरा देखिएगा, थोड़ा सा अंतर है, लगभग एक ही बात है ना, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिणी मध्य प्रदेश, तो देखिए कछारी मिट्टी का निर्माण कई प्रकार से होता है। ये चट्टानों की टूट फूट से, देखो क्या लिखा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई या हवा द्वारा लाई गई आदि मिट्टी से होता है। ठीक है, और ये मिट्टी उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखो अब 2 बातें जरा समझना। पहली बात तो कछारी मृदा कहां पाई जा रही है? उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश। और कैसे बन रही है? नदी, हवा, ये सब बहा के ला रही है, मतलब ओवरऑल बाढ़ आड़ इस सब के माध्यम से जो आ रही है। मतलब बहुत ज्यादा प्रक्रम लगे हैं उसमें, बहुत ज्यादा प्रोसेस लग रही है उसको लाने में। और जो नॉर्मल नदी द्वारा आ रही है अकेले, वो है जलोढ़, है ना। तो चट्टाने झड़ गई, उस टूटन को, उस छरित पदार्थ को हवा ने उड़ा के ले गई, कभी नदी बहा के ले गई, उस सबको मिला के कह देते हैं कछारी, है ना। चलो ज्यादा परेशान नहीं होना, उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? देखो अभी व्याख्या में बताया था कि काली मिट्टी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, गहरी काली, छिछली काली, साधारण काली। गहरी काली कितने प्रतिशत है? 3.5% के आसपास। छिछली काली कितनी है? 6.9% के आसपास। और साधारण काली कितनी है?
37% के आसपास। वो जो गहरी काली मृदा है जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि 3 पॉइंट समथिंग % में अवेलेबल है, उसका टोटल एरिया कितना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए लगभग 2.5 लाख एकड़, ऑप्शन बी लगभग 47 लाख एकड़, नंबर सी लगभग 3.5 लाख एकड़, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है लगभग 3.5। ठीक, चीजें आ रही हैं व्याख्या से, काम की लग रही हैं आपको, वैरायटी कवर होती हुई दिख रही होंगी आपको। यही खासियत है बुकलेट की, यही खासियत है हमारे लेक्चर की, हमारे इस प्रयास की। और उद्देश्य क्या है? आपका सहयोग, आपका उत्थान, आपकी बेहतरी। इसलिए सहयोग बनाए रखिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? अब आप खुद बताइए। इतनी व्याख्या सुनी, उसके बाद भी यदि अनुमान ना लगा पाए तो गलत बात है। काली मिट्टी में हमने बात सुनी कि 3 तरह की काली है, साधारण, छिछली और गहरी। साधारण वाली कहां पाई जा रही थी? साधारण वाली पाई जा रही थी भाई साहब मालवा वाले क्षेत्र में, नीमाड़ वाले क्षेत्र में। गहरी कहां पाई जा रही थी? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। और छिछली कहां पाई जा रही थी? सतपुड़ा क्षेत्र में। और तीनों का संगम मध्य प्रदेश में कहां मिलेगा? कहां? लगभग ये तीनों पेटियां थोड़ी थोड़े भाग में विद्यमान है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। सतपुड़ा की श्रेणी भी वहीं से निकल रही है, मालवा भी वहीं है, नर्मदा घाटी वहीं से निकल रही है। तो देखो जरा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। आंसर है पश्चिमी। व्याख्या देखते हैं इसकी, व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात मालवा पठार में विद्यमान है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त थे? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया प्रश्न। कपास की खेती के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए, काली, लाल, जलोढ़ या लेटराइट? तो आंसर है काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यही कारण है कि काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। यही कारण है कि मालवा क्षेत्र, नीमाड़ क्षेत्र में काली मिट्टी के कारण कपास अच्छा खासा होता है। और यही कारण है कि मालवा क्षेत्र में कपड़ा उद्योग भी अच्छा खासा है बिकॉज ऑफ कपास। तो कपड़ा उद्योग बिकॉज ऑफ कपास एंड कपास बिकॉज ऑफ काली मिट्टी। बट काली मिट्टी बिकॉज ऑफ व्हाट? तो आपको मैंने पुराने अपने किसी लेक्चर में बताया है कि जो मालवा क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है दक्कन के पठार से या दक्कन ट्रैप से। दक्कन मतलब पठारी क्षेत्र जो महाराष्ट्र और ये वाले पट्टे पे फैला हुआ है। महाराष्ट्र, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कर्नाटक, यहां पे मेनली महाराष्ट्र में, इसलिए इसको महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। और इस पठार का निर्माण काय से हुआ है? ज्वालामुखी उद्भेदन से। काय से? ज्वालामुखी से। अब ज्वालामुखी फूटा, लावा निकला, उसके जमने से बना दक्कन का पठार और उसी से बना मालवा का पठार। अब लावा से बना है तो भैया जब लावा जो चट्टान है वो जब क्षरित होगी, टूटेगी, तो कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी। ठीक, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण काली मिट्टी है मालवा में, काली मिट्टी के कारण कपास है मालवा में, और कपास के कारण कपड़ा उद्योग है मालवा में। क्या बात है? क्लियर? तो कपड़ा उद्योग और इस सब में भी मध्य प्रदेश का अच्छा स्थान है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, वही लिखा हुआ है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है और यह मिट्टी मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक है। और ये सब पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम होती है ना, बाकी किस किस की ज्यादा होती है? चूना और इस सब की ज्यादा होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। चलिए, निम्न में उत्खात भूमि मतलब होता है बेड लैंड, किसका परिणाम है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ प्रश्न। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न साथियों। देखिए बार बार मैं कहता हूं आपसे कि जितने ज्यादा अलग अलग स्तर के एग्जाम के आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके अलग अलग स्तर के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। एमपीपीएससी या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, इनका
स्तर, इनका पैटर्न बहुत अलग है। पीवी मतलब पुराना जो व्यापम है उसके जो एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप जब ये देख लेते हो ना तो नंबर ऑफ वैरायटी ज्यादा हो जाती है और वहीं आपका टॉपिक प्रॉपर कवर होता है बेटा। जो आप बोलते हो ना कि कंप्लीट अप्रोच बन जाना हमारी, वो तभी होती है। खैर, पर आपकी सक्रियता सब में ही लगेगी, कोई कुछ भी करे। देखिए, हर व्यक्ति अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति अपने लेवल पे कुछ नया आपको दे रहा है, ठीक है। बट ये आपका भी रोल होना चाहिए कि आप उसमें सक्रिय भूमिका निभाओ, आप एक्टिव होके बैठो, ठीक है। आप बस देख के आगे ना बढ़ जाओ, आप ही के भले के लिए। चलिए, तो उत्खाद भूमि मतलब वेटलैंड किस चीज का परिणाम है? अतिचारण। अतिचारण समझते हो? पशुओं से कुछ ज्यादा ही चराई करवा ली, ज्यादा ही उनने जमीन से घास फूस खा ली, तो उससे भी जमीन बंजर हो जाती है ना भाई। आपने घास घास पशुओं से चरवाई है ना, तो उसने जब घास खींच के खाई तो वो जड़ें निकली उसकी, तो मिट्टी जो है वो बिल्कुल बाहर आ गई, टूट गई, क्योंकि जड़ें जो है मिट्टी को बांध के रखती हैं। अच्छा, परत अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का या किसी भी तत्व का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब मिट्टी या किसी भी तत्व को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा? या तो नदी का जल या हवा, यही सब ले जाएंगे, उसे अपर्दन कहते हैं। तो परत अपर्दन मतलब हवा या मिट्टी जब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पे आई तो उन्हें पूरी परत उठा के ले गए, बहा के ले गए। जैसे ये मिट्टी है, ये लैंड है, इसकी ऊपर की पूरी परत बह गई, उसका अपर्दन हो गया। ओके भैया। तीसरा वायु अपर्दन, जब हवा किसी चीज को उठा के ले जाए। तो आप मुझे बताइए, हवा जनरली किस चीज को उड़ा के ले जाएगी? जो हल्की होगी। और हल्की कौन सी वाली मिट्टी होगी? जिसमें पानी नहीं होगा। और जिसमें पानी नहीं होगा वो कौन सी मिट्टी होती है? वो बालुई मिट्टी होती है, रेत, जिसमें पानी नहीं होता। और रेत कहां पाई जाती है? तो रेत मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो वायु का अपर्दन भी जनरली कहां देखने को मिलेगा? मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना। अब नालिका अपर्दन, ये क्या है? अब नालिका अपर्दन मतलब, अपर्दन मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान बहाव इतना तेज था, फ्लो इतना तेज था कि इतनी तेजी से बहा के ले गए कि गड्ढे पड़ गए, गड्ढे ज्यादा गहरे हो गए तो नालियां बन गई। तो परत अपर्दन में तो बस ऊपर की परत बहा के ले गए। अब नाली का अपर्दन में ऊपर की परत भी ले गए, अंदर की जमीन भी बहा के ले गए। नाली ऐसी पट्टी जो होती, गहरा गड्ढा वो बन गया। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड मतलब अब जमीन कोई काम की नहीं बची, वो कौन से अपर्दन में होगा? ऑब्वियसली अवनालिका अपर्दन में होगा, डी है इसका आंसर। क्योंकि परत अपर्दन में तो बस ऊपर की परत गई थी, बाकी मिट्टी तो बची। वायु अपर्दन में तो मिट्टी का केवल जो बालुई वाला पार्ट है, रेत, वो उड़ के जाएगा, बाकी मिट्टी तो रहेगी। पर अवनालिका अपर्दन में तो नदी इतनी तेजी से बह रही है कि पूरी मिट्टी के साथ साथ अंदर की जमीन भी उखाड़ के ले गई। और ये अवनालिका अपर्दन जो है वो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में देखने को मिलता है, मुरैना क्षेत्र में देखने को मिलता है। चंबल नदी इतना तेज अपर्दन करती है कि मुरैना क्षेत्र की पूरी मिट्टी ऐसे बह जाती है, गड्ढे बन जाते, नालियां बन जाती है ना। और वहां पर बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। इसे क्या बोलते? बीहड़। उन गड्ढों क्या बोलते? बीहड़। अब वो कोई काम का नहीं बचा। यही कारण है कि जो अवनालिका अपर्दन होता है इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। प्लीज लिख लेना, रेंगती हुई मृत्यु, अवनालिका अपर्दन। क्यों? एक तरह से मृत्यु हुई मिट्टी की, कृषिगत भूमि के लिए रेंगती हुई मृत्यु। रेंगती मतलब रेंगते रेंगते आई, बहते बहते और काट के ले गई। तो कितनी बातें बताई मैंने आपको। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाएगा? अवनालिका अपर्दन को। कहां हो रहा है? चंबल क्षेत्र, मुरैना वाले क्षेत्र में हो रहा है। किस नदी द्वारा हो रहा है? चंबल नदी द्वारा हो रहा है। और इससे काय का निर्माण होता है? गहरे गड्ढे का। उसे क्या बोलते हैं? बीहड़। 4 बिंदु, ठीक। वायु अपर्दन किस मिट्टी में होगा? बालुई मृदा में होगा। देखिए थ्योरी, मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि का परिणाम अवनालिका अपर्दन है। यह अपर्दन नदियों के बहाव के कारण होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी द्वारा होता है। और कहां? मुरैना। रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा घातक है ना। वेटलैंड इसी से बनेंगे, अवनालिका अपर्दन से, बाकियों से नहीं बनेंगे भैया। अगला,
कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का निर्माण करती है? अभी मैंने बताया नदी बह रही, गहरे नाले मतलब गहराई तक काट के ले गई। कौन सा अपर्दन कहते हैं उसको भैया? स्तरीकृत कटाव, चद्दर कटाव, नाली कटाव या नाले? तो नाली कटाव, वही अवनाली का। स्तरीकृत कटाव में तो एक दो स्तर, एक दो परत जाएंगी। चद्दर कटाव में एक चादर जाएगी। वही चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस में काली मिट्टी की प्रचुरता है? अब ये क्वेश्चन जो है वो उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती 2016 में आया हुआ। ओके भैया, काली मिट्टी की प्रचुरता कहां पाई जाएगी भैया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, या सभी? तो आंसर है सभी। क्यों? याद करो मेरी डिटेलिंग अभी जो मैंने बताई थी। दक्कन का पठार मैंने बताया था मेनली महाराष्ट्र में, पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ये सारे क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा वो है। और दक्कन का पठार है तो मतलब ज्वालामुखी उद्गार से बना, मतलब अंदर का लावा बाहर आके जमा, मतलब उसके क्षरण से एक मिट्टी बनेगी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये है गेम, ये समझना पड़ेगा। तो काली मिट्टी लगभग हर जगह है। चलिए, और इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी मैंने अभी डिटेलिंग में आपको बताया। एक मैंने आपको बताया गहरी काली, एक साधारण काली और एक छिछली काली मृदा। कितने कितने प्रतिशत ये भी बताया, मध्य प्रदेश में कहां कहां ये भी बताया। आगे देखते हैं। दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणता निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही भाई साहब? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो दक्षिणी बुंदेलखंड में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी जो है वो गेहूं, गन्ना, सरसों सभी के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? मध्य प्रदेश में है ही नहीं। 5 प्रकार की मृदा बताई मैंने दोस्तों, आप याद करो थोड़ा सा, आपका भी काम। शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या काली मृदा? तो भैया शुष्क वाली नहीं मिलेगी, बाकी तो सब मिलेंगी। देखो एमपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न, एमपीएसआई भी कवर करवा रहे हैं भाई साहब, एमपीपीएससी भी कवर करवा रहे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? साथ बनाए रखिए। आगे देखते हैं। अच्छा, 5 प्रकार कौन कौन से देखे थे हमने देखे थे काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, मिश्रित मृदा। और कौन सी नहीं थी? शुष्क नहीं थी। मिश्रित में क्या क्या थी? ये देखो देखो, रिकॉल करो। मिश्रित मृदा मतलब कौन कौन सी मृदा? लाल, पीली, काली, इन तीनों को मिश्रित कहते हैं, है ना। अच्छा, ये 5 देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी है? काली है। कितने प्रतिशत? 47%। दूसरे नंबर पे जलोढ़ मृदा, सॉरी जलोढ़ मृदा मात्र 3% पे, ये हमने देखा था। आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन। मृदा की उत्पादकता किन तत्वों से निर्धारित होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब एनपीके, एनएफके, एनएचपी या एनएचएफई? तो साथियों इसका आंसर है ए, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। इनसे मृदा की उर्वरता निर्धारित होती है दोस्तों। ठीक है, और मृदा उत्पादक के संबंध में मध्य प्रदेश 30% जिले में नाइट्रोजन की मात्रा है। मतलब मध्य प्रदेश में जो नाइट्रोजन है जो मृदा की उर्वरता के लिए जरूरी है, ये लगभग 30% पे अवेलेबल है। काली मिट्टी, काली पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली और पीली मिट्टी, सॉरी लाल पीली मिट्टी, आई एम सॉरी, शहडोल, नीमच, रतलाम या श्योपुर? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी भाग, मंडला, बालाघाट, शहडोल, मतलब ये पूर्वी भाग जो है वो लाल पीली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैंने हर मिट्टी का क्षेत्र बताया है, अब वो आपको रेखांकित करना है भैया। देखो लाल पीली का भी बता दिया, जलोढ़ का भी अभी बताया था, काली का भी बताया था पश्चिमी क्षेत्र, कछारी का भी बताया था अभी। तो प्लीज आप ये क्षेत्र रेखांकित करके रखो कि कहां कहां पाई जा रही है जनरली, सामान्यतः सबसे ज्यादा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 2, 5? आंसर है 3, गहरी, साधारण, छिछली। सब पे बात हो चुकी।
सब पे बात हो चुकी है। देखिए ये बताया था मैंने, गहरी वाली 3.5, साधारण वाली 37, छिछली वाली 6.9 मैंने बोला था, तो 7.1 लिखा है, तो वो इतना आसपास चलता है। ठीक है, तो ये हमने बताया। और ये भी बताया था कौन सी कहाँ पाई जाती है। भाई गहरी वाली कहाँ बताया था, नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण वाली कहाँ बताया था, मालवा पट्टे में पाई जाती है। छिछली वाली कहाँ बताया था, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। भाई साहब और क्या बताएं, आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है। ऊपरी परत हटाएगा भाई साहब, किसकी बात हो रही है, कौन सा है जो ऊपरी परत हटाएगा? क्वेश्चन नंबर 65। 65 का आंसर है बा, मतलब नाली वाला कटाव। नाली वाला ही कटाव था ना भैया। अब नाली का पर्दन, गहरे नालों का गठन, गहरे नालों का गठन जो कर दे, ये पढ़ाया था। चलिए, और क्या बताया था नाली का अपर्दन के बारे में, कि मुरैना क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा, चंबल नदी द्वारा सबसे ज्यादा होगा, इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, ये सब बताया था साथियों। आगे देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? फिर आ गया क्वेश्चन, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, एग्जाम वाले रिपीट कर रहे हैं हमारी बुकलेट में से, देख लीजिए। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या सभी? तो आंसर है सभी। रीजन बता चुका हूं, दक्कन ट्रेप याद करो, ज्वालामुखी उद्वेदन याद करो, उससे निर्मित मृदा याद करो, तो वो काली मिट्टी है साथियों। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर, बांगर, खादर, या इनमें से कोई नहीं? तो बांगर और खादर तो मैंने बताया था आपको, जलोढ़ मृदा का प्रकार। एक पुरानी जलोढ़, एक नवीन जलोढ़, एक ऊंचाई पर है, एक नीचाई पर है, एक पे बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है, एक पे नहीं पहुंच पाता, एक रिन्यू हो जाती है, एक नहीं होती, ये पढ़ा था अभी हमने। तो रेगुर बचता है, रेगुर को काली मृदा भी कहा जाता है, और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। वही काली मृदा जिसपे दरारें पड़ जाती है सूखने पर, वही काली मृदा जो जल अवशोषण बहुत ज्यादा करती है, वही काली मृदा जिसको बाहर से बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें नमी और आर्द्रता होती है, वही काली मृदा जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, लगभग 47%, वही काली मृदा जो 3 प्रकार की पाई जाती है, गहरी, छिछली और साधारण। ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लो भैया, कितना रिपीट कर रहे हैं लोग अपनी व्याख्या में से। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो, स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, शुरू से कह रहा हूं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या अनावश्यक थ्योरी से भरी हुई नहीं है, व्याख्या अनर्गल बातों से भरी हुई नहीं है, व्याख्या ग्रंथावली नहीं है, व्याख्या सटीक तथ्यों से परिपूर्ण, जो आपको एक से ज्यादा डायमेंशन कवर कर दे और जो भविष्य में बनने वाले क्वेश्चन तक आपकी पहुंच सुनिश्चित कराए। ये है हमारी व्याख्या, ये है महावीर पब्लिकेशन। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं, पहले ही आ गया, लाल, काली, उपरोक्त सभी, तो भैया सभी हैं, पढ़ लिया हमने। आगे देखो, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें तो आंसर केवल मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि राजस्थान में तो बालुई मिट्टी है, रेगिस्तान है। जम्मू कश्मीर तो ऊपर पहुंच गए हम भारत में, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में पहुंच गए। हम तो केवल दक्कन ट्रेप की बात समझी थे, तो दक्कन ट्रेप में तो ये लोग नहीं आ रहे, केवल मध्य प्रदेश आ रहा है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। और दोस्तों, आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न, आज के इस प्रयास को विराम देने के क्रम में हमें निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती? फिर आ गया MPSI 2017, शुष्क, लाल, लेटराइट या काली? तो आंसर है शुष्क, बाकी ये तीनों मिल रही हैं। टोटल कितनी मिट्टी पाई जाती है? 5। ये सब हम देख चुके हैं। ये था आज का एक और प्रयास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की मृदा से संबंधित बातें की, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को कवर किया, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन किया, और हर स्तर के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा, और यदि 1% भी आपकी मदद हो पाई तो हमारा यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। साथियों, अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।